माइक वाला बड़ी ठीक वाला है कौन सा है? प्यारे बच्चे सभी को नमस्कार और आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में खुशियां आती रहे। तो दोस्तों आज हरियाणा जीके की हम एक और क्लास लेकर आपके लिए आए हैं और आज की क्लास के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि हरियाणा पंजाब से अलग होकर कैसे बना। दोस्तों जैसे हरियाणा जो राज्य है पहले एक अलग स्टेट के रूप में नहीं जाना जाता था, तो ये एक जो पंजाब है हमारा पड़ोसी राज्य उसका ही हिस्सा था। उसके बाद कुछ ऐसे लोगों के बीच में भाषा को लेकर विवाद हुए और भाषा के आधार पर हरियाणा को एक अलग राज्य के तौर पर बनाया गया 1 नवंबर 1966 को। लेकिन इससे पहले 1966 से पहले क्या क्या घटनाएं घटी, अलग जो बनने का दौर ये कैसे चला, तो ये सारी चीजें आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यदि आप नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको पूरी हरियाणा जी के जब तक आपका सीईटी, एस्टेट या हरियाणा का कोई भी एग्जाम होगा तो तब तक आपको हरियाणा जी के क्लास देते रहेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज एक नई क्लास में। जो साथी नए हैं, इससे पहले भी हम 2 क्लास कर चुके हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो। और दोस्तों जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होंगे, 1 या 2 कंप्लीट हो चुके हैं, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हमें आप लोगों के लिए एक ऑब्जेक्टिव सीरीज लेके आएंगे जिसमें प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों सोनीपत के अंदर हमारा इंस्टीट्यूट है चाणक्य, और पिछले 13 साल से हम आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। और हमारे सेंटर पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के बैच चले हुए हैं। यदि आपको ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। आप ऑफलाइन या ऑनलाइन के बारे में कोई भी या कुछ पूछना है तो आप 9996406888 पर कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है, जैसे मैंने भी आपको बताया है, वो टॉपिक रहेगा हमारा कि हरियाणा किस तरह से एक अलग राज्य के तौर पर पंजाब से अलग होकर एक नया राज्य बना। ठीक है, हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में कैसे उभरा, इसके लिए कौन कौन से आंदोलन हुए, किन किन लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया। पृथक राज्य की मांग, डिमांड फॉर ए सेपरेट स्टेट, यानी हरियाणा एक अलग राज्य हो, इसकी डिमांड कब हुई, किसने की, ये सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों जब 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति से पहले दोस्तों 1857 की क्रांति से पहले जो हरियाणा स्टेट था ये पंजाब के साथ नहीं था, तो इसको मिलाया गया पंजाब में 1857 की क्रांति के बाद। जैसे कि क्वेश्चन कई बार आया है कि हरियाणा को पंजाब के साथ कब मिलाया गया था, ये 1857 की क्रांति के बाद। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उसके बाद जो हरियाणा का मैक्सिमम जो हिस्सा है वो किस में मिला दिया गया, ये 1858 में पंजाब। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा पंजाब का भाग कब बना, तो आप बताओगे ये बना 1858 में। उससे पहले ये किसका हिस्सा होता था, ये यूपी का हिस्सा, उत्तर प्रदेश। दोस्तों आज आप देखना कि पंजाब के अंदर जाओगे तो आपको पंजाबी भाषा को बोलने वाले मैक्सिमम जो लोग मिलेंगे वो पंजाबी भाषा को बोलने वाले मिलेंगे। आप हरियाणा के अंदर आओगे तो हरियाणा के ज्यादातर क्षेत्र के अंदर हिंदी बोली जाती है। ठीक है, तो हरियाणा जो पंजाब से अलग हुआ था उसका आधार भी यही था कि भाषा के आधार पर हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था। तो दोस्तों 1907 में पहली बार जो 1907 में ये मांग की गई थी कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए। ठीक है,
और इसका जो नेतृत्व किया था, ये किया था लाला लाजपत राय को, जिसको पंजाब का शेर भी कहते हैं, और इनके साथ ही अरुणा आसफ अली। तो क्वेश्चन आपसे अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग किस नेता ने उठाई थी, तो आप दो नेताओं का नाम बताओगे, लाला लाजपत राय और अरुणा आसफ अली। और लाला लाजपत राय का जो ज्यादातर संबंध था वो ये हिसार में से था, हिसार के अंदर अपनी वकालत करते थे। इनके पिता अध्यापक थे। कुछ समय के पश्चात हरियाणा राज्य के गठन के लिए श्री राम शर्मा की अध्यक्षता में दोस्तों एक कमेटी का गठन किया गया, और इस कमेटी का नाम था विकास समिति। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आया है, ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखोगे। तो ये इस स्लाइड से जो आप पॉइंट ध्यान रखोगे कौन कौन से, तो दोस्तों आप यदि क्लास अटेंड करने का आपका मन है और प्रयास किए हुए हो, तो आप कॉपी पेन साथ लेके बैठे। आपने जो भी चीजें मैं आपको बताऊं, जो मेन पॉइंट है वो आपने नोट करने हैं, तभी जाके बेहतर रिजल्ट आएंगे। आप ये सोचते रहोगे मैं पीडीएफ ले लूं, ये कर लूं, ठीक है, तो वो नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। यदि आपको बेहतर रिजल्ट चाहिए तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा। कॉपी पेन लीजिए, अपने नोट्स बनाइए। दोस्तों देखो, हरियाणा के अंदर श्री राम शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और इसका नाम था विकास समिति। नेक्स्ट आप देखिए, उसके बाद 1926 में क्या हुआ दोस्तों। 1926 की बात करें हम, तो 1926 में जो मुस्लिम लीग, जैसे क्वेश्चन आता है कि किसने 1926 के अंदर हरियाणा को एक अलग राज्य बनाने की मांग की, तो दोस्तों 1926 के अंदर भारतीय मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ वो दिल्ली के अंदर हुआ था। 1926 का जो अधिवेशन था ये दिल्ली के अंदर हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने, और उन्होंने भी ये डिमांड की थी कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए। अब आप देखो, ये मांग शुरुआत हुई 1907 में, फिर उसके बाद 1926 में भी इसकी मांग पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने की कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब देखो, भारत के अंदर दो बड़ी पार्टी थी, एक तो कांग्रेस, दूसरी थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने इस बात को उठा दिया 1926 के अंदर अपने अधिवेशन के अंदर। उसके बाद दिल्ली प्रदेश की जो कांग्रेस कमेटी ने 1928 में दिल्ली में हुए सर्वधर्म सम्मेलन में इस मांग को दोबारा उठाया कि भाई ये अलग कर दिया जाए हरियाणा पंजाब से। उसके बाद जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, द्विपक्षीय गोलमेज सम्मेलन 1931 के अंदर, सेकेंड राउंड टेबल जैसे सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, उसके बाद फिर 31 में, फिर 32 में। तो जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर जोफ्री कार्बेट ने क्या किया कि भाई जो अंबाला है ना, अंबाला को क्या करो आप हरियाणा डिवीजन से, हरियाणा से अलग कर दो। हरियाणा अंबाला डिवीजन हरियाणा को पंजाब से अलग करने की बात की, और इसका जो समर्थन किसकी किया, महात्मा गांधी ने, कि भाई अंबाला जो डिवीजन है ना एक पंजाब की, और वो हरियाणा का हिस्सा है, आप क्या करो उसको उसको अलग कर दो, किससे, पंजाब से। उसके बाद दीनबंधु गुप्ता ने 9 दिसंबर 1932 को पंजाब प्रांत से अलग कर हरियाणा राज्य की मांग की। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ये जो शुरुआत यहाँ पर 1907 में हुई, उसके बाद इसी मांग को आगे अलग अलग व्यक्तियों ने बढ़ाया। उसके बाद जैसे मुस्लिम लीग या दिल्ली की जो कांग्रेस कमेटी है 1928 में, फिर उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दोस्तों ये लंदन के अंदर हुई थी। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था। तो वहां पर जोफ्री
कॉर्बेट ने अंबाला डिवीजन को अलग करने की बात की थी पंजाब से। उसके बाद दीनबंधु गुप्ता ने 1932 में पंजाब प्रांत से अलग कर हरियाणा राज्य की मांग की। ठीक है, तो दोस्तों ये पॉइंट आपने जो मैंने अंडरलाइन किए सारे याद रखने हैं। कांग्रेस के नेता थे एक पट्टाभी सीतारमैया, जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का पद का चुनाव भी लड़ा था सुभाष चंद्र बोस के सामने और फिर ये हार गए थे। इन्होंने दिल्ली में 1946 में हुए अखिल भारतीय भाषीय कॉन्फ्रेंस में दीनबंधु की अलग हरियाणा की मांग का समर्थन किया। इन्होंने भी क्या किया, जो 1932 के अंदर दीनबंधु गुप्ता ने डिमांड की थी ना, उस पर मोहर लगाने का काम किसने कर दिया, पट्टाभी सीतारमैया ने। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जो भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये क्लियर होंगे। उसके बाद देखना आगे चलकर जैसे 1947 के अंदर भारत आजाद हो जाएगा दोस्तों, पंजाब सूबे की मांग, डिमांड फॉर पंजाबी, एक वर्ड पढ़ते हैं आप पे, पेप्सू। ये दोस्त ये देखना, इस वर्ड की कई बार फुल फॉर्म भी आई है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पेप्सू। पेप्सू, ये पॉइंट ध्यान रख लेना कि पेप्सू शब्द का अर्थ क्या है या इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के समय हरियाणा पेप्सू अर्थात पटियाला और पूर्वी पंजाब स्टेट का ही भाग था। ये क्वेश्चन ने आपसे बहुत बार पूछा जाएगा कि हरियाणा किसका भाग था, तो वो भाग था पेप्सू का। 1948 में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था मास्टर तारा सिंह। तारा सिंह ने भी यही डिमांड रखी कि भाई सिखों के लिए एक अलग राज्य बनाया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हरियाणा को अलग किया जाए, उन्होंने तो ये कह दिया कि सिखों के लिए एक अलग स्टेट बनानी जाए, और ये व्यक्ति थे मास्टर तारा सिंह। जो जो मैंने पॉइंट बताए हैं इनको ध्यान में रख लेना। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी पेप्सू ने भी पंजाबी सूबे की मांग की, जिसका लोगों द्वारा समर्थन भी किया गया। तो दोस्तों जो चीज इतनी डिमांड में थी या लोग जिसके लिए इतने बार इस चीज को रख चुके थे, तो वो चीज तो होनी ही थी। तो आगे चलकर इसके लिए कई आंदोलन हो गए और आगे चलकर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एक अलग स्टेट के तौर पर बनेगा। यहाँ से जो ध्यान में रखना आपने, एक तो पेप्सू की फुल फॉर्म पूछी जाएगी, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, डिमांड फॉर ए पंजाबी प्रोविंस। उसके बाद देखिए आप सच्चर फार्मूला। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में आया है। ठीक है दोस्तों, जब 1947 में भारत आजाद हो गया था, पंजाब एक स्टेट था, और 1949 की बात करें तो 49 के अंदर जो पंजाब के सीएम थे उनका नाम था भीमसेन सच्चर। और जो पहले से एक मुद्दा चला आ रहा था पंजाब के अंदर हिंदी भाषी और पंजाबी भाषियों के बीच में, उन्होंने सोचा कि इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। ठीक है, तो वो एक फार्मूला लेके आए और उन्हीं के नाम से एक फार्मूला जाना जाता है जिसको सच्चर फार्मूला कहते हैं। सच्चर फार्मूला, ये आप ध्यान रखना। 1949 में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, भीमसेन सच्चर। ये भी ध्यान रख लेना। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इन्हीं के दौरान में हिंदी भाषी व पंजाबी भाषियों को लेकर विरोध किया गया, यानी हिंदी व पंजाबी भाषा को लेकर विरोध किया। फिर कुछ लोग ये चाहते थे कि हमारे क्षेत्र के अंदर केवल हिंदी भाषा को ही पढ़ाया जाए और जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो हिंदी होनी चाहिए। कुछ ऐसे थे जो पंजाबी क्षेत्र के अंदर रहते थे, वो ये कहते थे कि हमारे यहाँ पर पंजाबी भाषा को ही पढ़ाया जाए और ऑफिशियल लैंग्वेज भी पंजाबी होनी चाहिए। तो इन चीजों को लेकर लोगों के बीच में क्या हुआ, मतभेद हुआ। उसके बाद इस चीज का सोल्यूशन करने के लिए ना, तो इन्होंने, भीमसेन सच्चर थे, इन्होंने एक फार्मूला लागू किया। ये डेट आप ध्यान रख लेना, क्वेश्चन बहुत बार आता है कि भीमसेन सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ, 1 अक्टूबर 1949 को, 1 अक्टूबर 1949 को। अब इस फार्मूले में किस चीज का समाधान करना था कि जो पंजाबी और हिंदी, पंजाबी हिंदी व पंजाबी भाषा को लेकर जो लोगों के बीच में विरोध है ना, उसका सॉल्यूशन करना था। उसका सॉल्यूशन करने के लिए एक तरीका अपनाया गया। उसमें ये कहा गया कि जो पंजाब है इसको 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया जाए। पंजाब को हम क्या करें,
दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दें, और वो दो हिस्से कौन से होंगे, एक जिसमें हिंदी भाषी लोग रहते हों और दूसरा जिसमें पंजाबी भाषा को पढ़ने वाले या इससे लगाव रखने वाले लोग रहते हों। इस तरह से सच्चर फार्मूले ने पूरे पंजाब को दो हिस्सों के अंदर बांट दिया। एक तो यहाँ पर ये देखना आप, जैसे क्वेश्चन आ जाता है ना कि सच्चर फार्मूले ने पंजाब को कितने हिस्सों में बांट दिया, इसने इसको दो क्षेत्रों के अंदर बांट दिया। एक तो हिंदी क्षेत्र और दूसरा हिंदी क्षेत्र और दूसरा इसने बांट दिया इसको पंजाबी क्षेत्र। ये क्लियर। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हिंदी क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जगह को रखा गया और पंजाबी के अंदर कौन कौन सी। हिंदी क्षेत्र में तो रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, कांगड़ा, हिसार तथा नारायणगढ़ जगाधरी तहसील को हिंदी क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। बाकी जो शेष पंजाब का भाग रह गया ना, तो वो किस में आ गया, पंजाबी क्षेत्र के अंदर। और हिंदी क्षेत्र की जो सरकारी भाषा है वो कौन सी रखी गई, हिंदी। भाई हिंदी क्षेत्र बनाया गया है तो यहाँ पर सरकारी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होगी, हिंदी। अब इसके अपोजिट चले जाइए, बाकी जो भी हरियाणा, जो भी पंजाब का क्षेत्र रहेगा ना, इसको निकालकर वो सारा किस क्षेत्र के अंदर आ गया, वो पंजाबी क्षेत्र के अंदर आ गया। और पंजाबी भाषा की लिपि का नाम है गुरुमुखी। तो ये आप ध्यान रखोगे। ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक तो सच्चर फार्मूले की डेट पूछी जाती है, ये ध्यान रखना कि सच्चर फार्मूले का गठन कब किया गया, इसका कंसेप्ट क्या था। इसका कंसेप्ट यही था कि पंजाब को दो हिस्सों के अंदर बांट दिया जाए, हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र। तो आप ये हिंदी क्षेत्र के जो जिले हैं मैंने बताया, इनको आपने देख लेना है। उसके बाद अब जैसे देखो, ये भी सच्चर फार्मूले ने कहा कि भाई जो यूनिवर्सिटी लेवल पर जो एग्जाम होंगे ना, परीक्षाएं, हिंदी क्षेत्र में तो हिंदी में होंगे और पंजाबी क्षेत्र के अंदर वो पंजाबी में होंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण था, मैं तो इसको ठीक मानता हूं। ठीक है, ये ठीक था। पंजाबी क्षेत्र के प्रत्येक स्कूल में द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी, व हिंदी के प्रत्येक स्कूल में द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ना अनिवार्य। सबसे बड़ी जो जड़ हुई ना, ये सच्चा फार्मूला मेरे हिसाब से फेल होने का कारण ये रहा। अगर देखा जाए तो सच्चा फार्मूले का जो फेल होने का कारण क्या होगा। अब ये देखना, जो लोग थे वो हिंदी क्षेत्र वाले तो पंजाबी को पसंद नहीं करते थे और पंजाबी वाले हिंदी को नहीं पसंद करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया कि भाई आपको सेकंड लैंग्वेज के तौर पर कौन सी लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, हिंदी वालों को पंजाबी और पंजाबी वालों को हिंदी। और ऐसा नहीं, इसको कंपलसरी कर दिया गया, मतलब ये थोप दी गई। और जो थोपी गई चीज होती है ना, वो ज्यादा दिन तरह लागू नहीं रहती, कभी ना कभी तो उसका अपोज होना लाजमी है। तो ये जो पॉइंट है, ये अगर चीज ना लागू करते तो हो सकता है कि ये सफल हो जाती, लेकिन ये कर दिया गया, इससे सारा डिस्प्यूट हुआ और लोगों ने क्या कर दिया, इसका विरोध कर दिया। ठीक है, और ये सच्चर फार्मूला दोस्तों फिर ये फेल हो गया, सच्चर फार्मूला सक्सेस से नहीं रहा। क्लियर ये। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग का एक गठन किया गया, जो ये देखेगा कि भाई राज्यों का जो बंटवारा किया जाए भाषा के आधार पर या जिस भी आधार पर जो बंटवारा किया जाए, उसके लिए पहले सर्वे कराए जाए। ठीक है, कमेटी बनाई जाए और उसके बाद ही राज्यों का बंटवारा किया जाना चाहिए। तो 29 दिसंबर 1953 में पहली बात ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का जो गठन है वो कब किया गया, तो ये आप ध्यान रखोगे 29 दिसंबर 1953 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था उसका गठन किया गया 29 दिसंबर 1953 में। ठीक है, पुनर्गठन आयोग ने भाषीय व संस्कृति के आधार पर पंजाब राज्य के विभाजन की मांग को अस्वीकार कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई हरियाणा और जो पंजाब को है ना, आप ये जो कह रहे हो कि लैंग्वेज और कल्चर के बेस पे ये अलग अलग क्षेत्र हैं और इसी कारण से अलग स्टेट बना दिया जाए, तो उन्होंने इस चीज को मना कर दिया। क्वेश्चन आता है ये कई बार
कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, क्या उसमें हरियाणा और पंजाब का अलग अलग हिस्सा करने की बात कही थी? तो आप क्या कहोगे? मना करोगे, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग ने इसके लिए मना कर दिया। एक चीज क्या ध्यान रखोगे आप, ये डेट ध्यान रखनी है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया। ठीक है, उसके बाद पूर्वी स्टेट पंजाब को पंजाबी क्षेत्र में तथा महेंद्रगढ़ और जींद को हरियाणा क्षेत्र में शामिल करने की सिफारिश की। ठीक है, इस आयोग के जो अध्यक्ष थे ये फजल अली थे और इसलिए इसको फजली आयोग भी कहते हैं। ये पॉइंट भी ध्यान रख लेना। राज्य पुनर्गठन आयोग का जो दूसरा नाम है वो फजल अली आयोग है, क्योंकि जो इसके अध्यक्ष थे ये फजल अली थे। दोस्तों, जैसे इस आयोग ने ये कहा था कि हम भाषा और संस्कृति के आधार पर पंजाब का विभाजन नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने सर्वे किया और सर्वे करने के लिए जो टीम आई वो कहाँ पे आई? रोहतक के अंदर। जैसे 1955 में प्रदेश की सीमा निर्धारण हेतु रोहतक आए और राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष हरियाणा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायकों ने हरियाणा राज्य की मांग को रखा। तो दोस्तों, जैसे जो हिंदी भाषी क्षेत्र से जो व्यक्ति विधायक थे ना पंजाब विधानसभा के अंदर, ये चीज इसको समझना थोड़ा सा। जब राज्य पुनर्गठन आयोग के जो सदस्य हैं वो सर्वे के लिए रोहतक आए, रोहतक आने के बाद तो वहां पर जो हरियाणा या हिंदी क्षेत्र से जो एमएलए चुनकर गए थे पंजाब विधानसभा के अंदर, वो उनसे मिले और ये कहा कि हमारे लिए क्या है, एक अलग स्टेट बनाई जाए। ये चीज क्लियर। उसके बाद आगे देखना दोस्तों, यदि आपको हमारा ऑनलाइन कोर्स चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप एडू चाणक्य डाउनलोड कर सकते हो। और जितने भी बैचेज हैं, अलग अलग जो बैच चले हुए हैं, चाहे सीईटी का, सीटेट का, हरियाणा पुलिस, जो भी हैं बैच आपको वहां पर मिल जाएंगे, तो वो आप वहां पर देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप। अब दोस्तों, जो फार्मूला, एक नया फार्मूला आया और इस फार्मूले का नाम दिया गया है रीजनल फार्मूला। ये भी पढ़ लेना आप, रीजनल फार्मूला क्या था ये देखना दोस्तों। रीजनल फार्मूला अप्रैल 1956 में केंद्र सरकार एक रीजनल फार्मूला लेके आई। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो रीजनल फार्मूला था ना, आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो सच्चर फार्मूला था ना, उसकी कॉपी किया गया था, उसकी नकल थी, वही चीजें थी, कोई ज्यादा बदलाव नहीं किया गया था। आप आगे आगे जैसे हम पढ़ेंगे ना, जो सच्चर फार्मूला था, सारी चीजें लगभग आपको इस फार्मूले के अंदर वैसी ही दिखाई देंगी, कुछ अलग नहीं दिखाई देगा। पहले तो ये ध्यान रख लेना, सच्चर फार्मूला कब लेके आए? ये अप्रैल 1956 में, ये पॉइंट आपने नोट करना है। उसके बाद दोनों क्षेत्रों हरियाणा व पंजाब के लिए एक विधानसभा और राज्य पाल बनाने के प्रावधान के साथ सत्तर फार्मूले के प्रावधान को आगे बढ़ाया गया। इस फार्मूले को जो लागू कर दिया गया, ये पॉइंट ध्यान रखना, सत्तर फार्मूला हरियाणा के अंदर कब लागू हुआ? 24 जुलाई 1956 को इसको लागू कर दिया गया।
इसके प्रावधान यही थे कि पंजाबी द्विभाषीय राज्य होगा, यानी इसके अंदर दो जो लैंग्वेज होंगी वो ऑफिशियल लैंग्वेज होंगी, एक तो हिंदी और पंजाबी, इसकी सरकारी भाषाएं होंगी। पहला पॉइंट तो यह ध्यान रख लेना, पंजाब को क्या बना दिया गया कि भाई पंजाब के अंदर दो भाषाएं लागू कर दी जाए, एक तो कौन सी, पंजाबी, और एक हिंदी, इनको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। दूसरा, संपूर्ण राज्य को दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाए, एक हिंदी क्षेत्र व दूसरा पंजाबी क्षेत्र। जो पहले आप देखना, जो स्ट्रक्चर फार्मूले के अंदर चीजें लागू की गई थी ना, वही चीजें इन्होंने कह दी। दोनों क्षेत्रों में जिला एवं उनके नीचे के क्षेत्रों को विभिन्न छोटे छोटे भागों में अपनी भाषा तय की गई है। यानी ये कर दिया कि जो जिला है ना, क्षेत्रों में जो डिस्ट्रिक्ट होंगे और उसके नीचे जो क्षेत्र होंगे छोटे छोटे, वहां पर उनकी भाषा तय कर दीजिए आप, ठीक है। यानी जिलों में और जो छोटे क्षेत्र हैं वहां की भी भाषा आप तय कर दीजिए। प्रत्येक क्षेत्र के अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा प्रदान होगी। केंद्र सरकार ने दोनों भाषाओं पंजाबी और हिंदी के विकास में सहयोग करने का विश्वास दिलाया। कुछ नहीं, इसमें वही चीजें थी। अब जो लोग हिंदी का फेवर करते हो पंजाबी को क्यों मानेंगे, जो पंजाबी का करते हो वो हिंदी को क्यों मानेंगे। अब यहाँ पर देखो वही उसी तरह से बांट दिया गया। हिंदी क्षेत्र में तो रोहतक, गुड़गांव, करनाल, हिसार, अम्बाड़ा, जगाधरी, नारायणगढ़, महेंद्रगढ़, शिमला, कांगड़ा, कोहिस्तान, ठीक, वर्तमान में इसको क्या कहते हैं, पटियाला। पटियाला का पुराना नाम क्या है, कोहिस्तान। संगरूर, जींद और नरवाना ये शामिल कर दिए, ये हिंदी क्षेत्र में होंगे। इसके बाद जो बच गया, ये एरिया जो बाकी बच गया पूरे उसमें से पंजाब में, ये पंजाब के अंदर शामिल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये। उसके बाद दोस्तों ये फार्मूला भी क्या है, इस तरह से सक्सेस नहीं होगा, ज्यादा कारगर नहीं होगा। भारतीय संविधान में 1956 में 7वां संशोधन होने के बाद 24 जुलाई 1956 को पंजाब सरकार ने क्षेत्रीय फार्मूला लागू कर दिया। ये ध्यान रख लेना भाई, क्षेत्रीय फार्मूला लागू करने वाला कौन, कब लागू किया गया और डेट कौन सी थी, ये 24 जुलाई 1956 को इसको लागू किया गया था। और उस दौरान जो पंजाब के सीएम थे प्रताप सिंह कैरो। अब दोस्तों प्रताप सिंह जो कैरो की सरकार थी वो इसको अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पाई। ठीक है, जो ये कहते हैं ना, जैसे पंजाब सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो थे, वो क्षेत्रीय फार्मूले को सफलतापूर्ण लागू नहीं कर पाए। ठीक है, अगर ठीक ढंग से लागू नहीं होगा तो इम्प्लीमेंट भी नहीं होगा। ठीक है, और जिसके कारण से फिर ये फार्मूला सफल नहीं हुआ। अब उसके बाद आ जाइए आप 1965 में ले चलता हूं मैं, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध लड़ा जा रहा था 1965 के अंदर, हमारे यहाँ पर एक पंजाब के अंदर एक व्यक्ति होते थे जिनका नाम था संत फतेह सिंह। 1965 में अकाली दल के प्रमुख थे संत फतेह सिंह। ये 15 दिन के अनशन पर बैठ गए कि मैं तो भाई अनशन करूंगा और ये अनशन मेरा तब तक जारी रहेगा जब तक पंजाब और हरियाणा अलग अलग स्टेट ना बनाई जाए। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि जो संत फतेह सिंह का जो संबंध किससे था, संत फतेह सिंह का संबंध था ये अकाली दल से, और इन्होंने अनशन की घोषणा की कितने दिन की, 15 दिन की, जिसकी प्रतिक्रिया हरियाणा क्षेत्र में भी हुई तथा अलग अलग प्रांत की मांग की गई। अब दोस्तों अब एक चीज बताइए, इन्होंने पंजाब की मांग कर ली, एक बार पंजाब बनाओ, फिर जो अपने क्षेत्र के अंदर थे उन्होंने ये मांग कर ली कि क्या है, हमारा हरियाणा अलग से स्टेट बनाओ। तो इस तरह से हरियाणा और पंजाब को अलग अलग स्टेट बनाने की जो मांग है ना, वो जोरदार पकड़ी गई। और जो इन्होंने 15 दिन का अनशन करने की बात की थी ना संत फतेह सिंह ने, वो इन्होंने कैंसिल कर दिया। इसके पीछे कारण क्या था कैंसिल करने का,
क्योंकि उस साल भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चला हुआ था कि भाई एक स्थिति ऐसी जब देश युद्ध की आग में जल रहा है और आप अनशन करोगे, तो इन्होंने क्या किया, अनशन को फिर अपने वापस ले लिया। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तो इन्होंने 10 अगस्त 1965 को फिर घोषणा कर दी। ये भी ध्यान रख लेना, इन्होंने क्या किया, 10 अगस्त 1965 को फिर घोषणा कर दी क्या, कि दोबारा अनशन होगा। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं, जो जो हमने अभी किया है मैं उसके बारे में आपको रिवाइज कर देता हूं। तो दोस्तों मेन पॉइंट क्या थे, क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू किया गया, 24 जुलाई 1956 को। उसके बाद इसी के तहत पंजाब को 2 हिस्सों के अंदर बांट दिया गया, हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र। उसके बाद ये हिंदी क्षेत्र वाले क्षेत्र बताए हैं मैंने, ये पंजाबी क्षेत्र वाले बताए हैं। उसके बाद क्षेत्रीय फार्मूले को जो लागू कर दिया गया था, ये 1956 में लागू कर दिया गया था, 24 जुलाई 1956 में। मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो सफलतापूर्वक इसको लागू नहीं कर पाए और ये सफल नहीं हो पाया। 1965 में अकाली दल के प्रमुख नेता थे, उन्होंने 15 दिन का अनशन किया की घोषणा की, लेकिन उन्होंने फिर अनशन को टाल दिया था। जब युद्ध समाप्त हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, उन्होंने दोबारा इस अनशन को शुरू करने की बात की और ये अनशन 25 दिन के लिए। इसका ध्यान रख लेना दोस्तों, ये मास्टर फतेह सिंह का कई बार क्वेश्चन आया है कि अनशन की जो शुरुआत करने की बात की थी वो किसने की थी, मास्टर फतेह सिंह ने। उसके बाद आ जाइए 1965 के अंदर दोस्तों, जो भारतीय विधानसभा थी ना, सॉरी लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष थे, जो स्पीकर थे वो हुकम सिंह थे। 1965 में भारत सरकार ने लोकसभा के जो अध्यक्ष हुकम सिंह की अध्यक्षता में पंजाब के विभाजन पर विचार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। ये ध्यान रख लेना कि हरियाणा और पंजाब अलग अलग किए जाएं, तो इसके लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया, उस दौरान जो लोकसभा के अध्यक्ष थे हुकम सिंह, उसको अध्यक्ष बना दिया। अब यहाँ पे 1965 में हरियाणा के विधायकों द्वारा, देखो हरियाणा के विधायक तो पहले भी मांग कर चुके थे कि पंजाब से अलग हरियाणा को किया जाए। रोहतक में जो सभा थी आयोजित की गई, तो दोस्तों जैसे आप ये देखोगे ना, जो रोहतक है वो हरियाणा की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है, वो आजादी से पहले भी आजादी के बाद भी। तो ये जितने भी राजनीतिक गतिविधियां हैं उनका केंद्र रहा रोहतक। रोहतक में आयोजित सभा में 3 प्रस्ताव पारित किए गए। ये निम्नलिखित थे कि जो हरियाणा से चुने गए जो विधायक थे ना, उन्होंने अपनी एक बैठक की और 3 प्रस्तावों को पास किया गया। कौन कौन से, एक तो हरियाणा के लिए नया हिंदी क्षेत्र का निर्माण किया जाए, दूसरा पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्र के अतिरिक्त दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भाग भी शामिल हों। इन्होंने तो ये कह दिया कि भाई हम पंजाब की डिमांड नहीं करते कि पंजाब से अलग होकर हरियाणा को बना दिया जाए। हम तो ये भी डिमांड करते हैं, जैसे हरियाणा की बाउंड्री किसके साथ लगती है, राजस्थान के साथ लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, दिल्ली के साथ लगती है। तो इन क्षेत्रों से भी क्या किया जाए कि हरियाणा को कुछ हिस्सा दे दिया जाए और ये हिस्से देकर फिर एक नया स्टेट बनाया जाए, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ये कंसेप्ट इनका अलग ही था। ठीक है, ठीक भी था, क्योंकि इन क्षेत्रों के अंदर जहां पे हिंदी बोली जाती है वो भी दे दिया जाए हरियाणा में। तीन मार्च 1966 हरियाणा के अंदर एक बनाई गई थी संघर्ष समिति। हरियाणा संघर्ष समिति ने चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में संत फतेह सिंह से भेंट की और हुकम सिंह समिति ने पंजाब का पुनर्गठन स्वीकार कर लिया तथा सीमाओं का गठन करने के लिए शाह आयोग बनाया गया। ये पॉइंट आपने ध्यान रख लेना दोस्तों कि 3 मार्च 1966 को
जो हरियाणा संघर्ष समिति थी ना, ने चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में किससे मुलाकात की, जिन्होंने पहले अनशन की घोषणा नहीं की थी कि मैं 15 दिन तक अनशन करूंगा और फिर बाद में 25 दिन तक, कि भाई इसको मनाया जाए, इससे बात की जाए। और उसके बाद जो लोकसभा अध्यक्ष थे हुकम सिंह, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, तो उसकी जो डिमांड थी, हुकम सिंह समिति ने डिमांड की कि वह हरियाणा और पंजाब अलग अलग स्टेट बना दिए जाए। उनकी इस डिमांड को स्वीकृत कर लिया गया और उसके बाद हरियाणा और पंजाब की सीमाओं का निर्धारित किया जाए। सीमाओं का मतलब बाउंड्री, भाई बाउंड्री निर्धारित की जाए। और बाउंड्री निर्धारण करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया और इस आयोग का नाम था शाह आयोग। देखो दोस्तों, अब तक जो हमने पढ़े हैं, एक तो 70 फार्मूला पढ़ा है, एक राज्य पुनर्गठन पढ़ा, एक पढ़ा हमने क्षेत्रीय फार्मूला। अब जो पढ़ेंगे हम शाह आयोग। आप कंफ्यूज मत होना, ये 2-3 जो क्वेश्चन बनेंगे इसमें आप क्वेश्चन होंगे कि कौन सा किसके अंदर आता था। अब शाह आयोग है, शाह आयोग बनाया गया था कि हरियाणा और पंजाब की जो सीमाओं, तो ये तो डिसाइड कर दिया कि भाई ये पूरा पंजाब है, जैसे हम ये मान लिए कि पंजाब है पूरा, अब इससे हरियाणा अलग कर दिया गया है। तो बाउंड्री कैसे निर्धारित होंगी, कौन सा एरिया किस में जाएगा, तो बाउंड्री निर्धारित करने के लिए शाह कमीशन का गठन किया गया था। ये पॉइंट आप ध्यान रख लेना। शाह कमीशन 23 अप्रैल 1966 को इस शाह कमीशन के जो मेंबर थे, ये 3 मेंबर थे और इन 3 मेंबरों के अंदर एक थे न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का, उसके न्यायालय के न्यायाधीश थे ये। इसके अलावा एक एस दत्त और एम एस फिलिप्स, ये भी ध्यान रख लेना आप है। अगर कई बार जैसे नाम दे दिए जाएंगे इनके कि बताइए इनके साथ कौन था, जेसी शाह के साथ जो दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति ये थे। जेसी शाह के नाम पर ही इस आयोग का नाम शाह आयोग रखा गया। ठीक है, क्लियर। ये पंजाब सीमा आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 मई 1966 को सौंपी। जो सीमा आयोग बनाया गया था, या जिसको हम शाह आयोग भी कह सकते हैं, इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट है ये कब दी, 31 मई 1966 को, जिसमें इन्होंने हिंदी भाषी क्षेत्र के साथ चंडीगढ़, नारायणगढ़, जगाधरी तहसीलों को हरियाणा में शामिल करने का सुझाव दिया कि भाई ये चीजें हरियाणा में शामिल कर दी जाए। लेकिन एक व्यक्ति थे जो जिन्होंने कहा कि जो चंडीगढ़ है ना, एक तो खरड़ और एक चंडीगढ़, इसको हरियाणा में शामिल ना किया जाए, और वो व्यक्ति थे एस दत्त। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि 3 सदस्यों में से कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ को हरियाणा में शामिल न करने की बात कही थी, तो वो थे एस दत्त। उसके बाद आगे चलिए आप, तो दोस्तों इस तरह से फिर आगे चलकर हरियाणा है एक नए स्टेट के तौर पर बनेगा। तो 1 नवंबर 1966 को, ये मैं आपको बता देता हूं, देखो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब अलग अलग राज्य बन गए। तो हरियाणा के अंदर जो मेजोरिटी थी वो कौन सी पार्टी की थी, वो जो विधायक जो पंजाब विधानसभा थी ना दोस्तों, पंजाब विधानसभा से ही अलग होके हरियाणा की विधानसभा का जो गठन हुआ था, ये पंजाब विधानसभा से अलग होके गठन किया गया हरियाणा विधानसभा का। और यहां पर हमारे को 54 एमएलए मिले वहां से, और पंजाब का जो एरिया था उसका 34.8% भाग हमारे को मिला। ठीक है, इस तरह से हरियाणा पंजाब से एक अलग स्टेट बन गया। और जो हमारे पहले सीएम थे वो बी डी शर्मा,
पीटी शर्मा हरियाणा के सीएम बने। कांग्रेस पार्टी की सरकार आई हरियाणा में और ये 17वें राज्य के तौर पर जो हरियाणा बना ना, ये 17वें राज्य के तौर पर बना था। 18वां अमेंडमेंट था। संविधान संशोधन, ये भी ध्यान रख लेना, अगर पूछ लिया जाता है कौन सा संविधान संशोधन था, 18वां था और स्टेट बना था ये 17वां। तो इस तरह से दोस्तों हरियाणा एक नए राज्य के तौर पर बना और 7 जिले दे दिए गए हरियाणा को, 7 जिले। आज देखो दोस्तों, पंजाब में भी 22 जिले हैं और हरियाणा के अंदर भी आज 22 जिले, ठीक है, 7 जिले दे दिए गए। और श्री धर्मवीर हरियाणा के पहले गवर्नर राज्यपाल बने। ये पॉइंट आप ध्यान रख लेना, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर दोस्तों इतना ही। जो कुछ और पॉइंट जो बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के अंदर इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास और नए लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत।